हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद मैं हूं पंकज। और करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हमारा है 10 मई। तो 10 मई की करंट अफेयर की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेन के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें हम देखेंगे मानव रहित विमान प्रणाली नियम, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 और नगर वन योजना। ठीक है, ये तीनों हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। बाकी के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम देखेंगे ऑनलाइन नेमिशा 2020, $20 बिलियन का फंड, पेट्रोपोल एग्रीकल्चर चेक पोस्ट और सौर माइक्रो ग्रिड। चार जो पॉइंट्स होंगे ये वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके उठते हैं, चाहे आपके वन डे एग्जाम में हो फिर चाहे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में हो। तो वहाँ से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो जो तीन टॉपिक है यहाँ से यूपीएससी किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकती है, तो इसलिए इट स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और नीचे व्हाट्सएप लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं और जितनी भी नोटिफिकेशन होते हैं आपको उसमें सारे मिल जाते हैं। अब वहाँ जाइए और उसको सब्सक्राइब करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला है हमारा मानव रहित विमान प्रणाली नियम। तो उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में करें, नहीं पता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मसौदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 यानी यूएएस, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं अनमैन्ड, यानी इसमें कोई मैन नहीं होगा, एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 को अधिसूचित किया है। किस मंत्रालय ने? आपसे ऑप्शंस है, ए गृह मंत्रालय, बी नागर विमानन मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी उपरोक्त ए मतलब गृह मंत्रालय और बी नागर विमानन मंत्रालय, दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं और कमेंट में आप हमें अपना आंसर करें, नहीं तो फिर हमारे साथ बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय ने कब तक मसौदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं? मतलब कब तक वो इस मसौदा को, मानव रहित विमान जो आपका नियम बनने वाला है उसको सार्वजनिक कर देगा और सभी उस पर फॉलो करेंगे। तो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, जुलाई 2020 ए, बी आपका जून 2020, सी आपका मई 2020, डी आपका दिसंबर 2020। ठीक है, ये सारे 2020 में ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसलिए आपके कंफ्यूज करने के लिए आपको 2020 के ही सारे मंथ आपको यहाँ पे गिनवा दिए मैंने। चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है मानव रहित विमानन प्रणाली नियम क्या है। तो अभी हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय, केवल एक मंत्रालय है, याद रखना इसमें कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय ने मसौदा होता है एक नियम बनने से पहले एक खाका। ठीक है, खाका होता है, नियमों का खाका बोल सकते हैं। मसौदा जो है मानव रहित विमान प्रणाली नियम। अब मानव जो रहित विमान होता है उसको हम सीधे हिंदी में बोल सकते हैं ड्रोन। तो इस यहाँ पे हम जो भी बात करने वाले हैं वो ड्रोन की बात करने वाले हैं, क्योंकि उसको ही रिमोट सेंसिंग या मानव रहित विमान बोला जा रहा है। अब इसका ही मसौदा 2020 को अधिसूचित करने के लिए इन्होंने नागर विमानन मंत्रालय ने ये मसौदा प्रस्तुत किया है। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो देखिए। पहला तो यही है कि केंद्र सरकार द्वारा मानव रहित यानी विमान यानी ड्रोन बोल सकते हैं, ड्रोन का उपयोग जैसे उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामित्व और संचालन के विनिमय करने हेतु अधिसूचित किया जाएगा। जैसे ड्रोन का यूज़ आपको पता है कहाँ कहाँ होता है, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करना है, किसी चीज़ की डिलीवरी करना है और किसी चीज़ की निगरानी करना है, तो ये सारी चीज़ें ड्रोन से की जाती हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर नियम होने चाहिए। अब क्या नियम है वो हम मसौदे नियम देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि यहीं से आपका यूपीएससी एंगल घुमा सकता है और आपके क्वेश्चंस को कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पता है, क्योंकि ड्रोन से जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उतनी बेकार भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अनवांटेड जो मैन होते हैं ड्रोन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ड्रोन ऐसी चीज़ है जिसे हैक करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, मानव जो नागर विमानन मंत्रालय ने 30 दिन के भीतर मसौदा मानव रहित विमान प्रणाली 2020 पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। लगभग 30 दिन बोले तो अभी चल रहा है हमारा मई, तो जून तक। ठीक है, जून के आज तक या जुलाई तक हमारा ये ऐसे मान सकते हैं, अगर हमारा मई चल रहा है तो यानी जून तक ये हमारा कंप्लीट कर दिया जाएगा मसौदा और इसके रूल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मसौदा के रूल्स क्या हैं, मसौदा नियम यहाँ पे देख लीजिए। तो नागर विमानन जो महानिदेशालय है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन।
ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली। द्वारा अधिकृत किसी संस्था या किसी व्यक्ति को ही अधिकृत विनिर्माता से उपकरण के खरीद की अनुमति होगी। पहला तो यही होगा, मतलब कोई भी ऐसे ड्रोन को नहीं खरीद सकता है, उसी को अनुमति होगी जिसको सरकार ने बेचने और चलाने की अनुमति दी है। ठीक है, और मसौदा नियम के तहत केवल नैनो ड्रोन को ही भारत में संचालित करने की अनुमति होगी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि किस ड्रोन को यहाँ पे भारत सरकार ने संचालित करने की अनुमति दी है, तो वो है आपका नैनो ड्रोन। ठीक है, याद रखना है। और दूसरे मसौदे का, इसी मसौदे में क्या रखा है, केवल योग्य पायलट द्वारा ही भारी ड्रोन को संचालित करने की अनुमति होगी। जैसे कोई अगर मान लो डिलीवरी करना चाहता है, जैसे अभी लॉकडाउन के समय में घर पे हैं, तो ड्रोन एक बहुत अच्छा उपकरण है जिससे डिलीवरी की जा सकती है। तो अगर कोई भारी ड्रोन को संचालित करता है तो उसके लिए कोई योग्य पायलट ही होना चाहिए। ठीक है, फिर वैध बीमा पॉलिसी की उपस्थिति में ही, देखिए जितने भी ड्रोन होंगे उनकी बीमा पॉलिसी भी आपको करवानी पड़ेगी, तभी आप ड्रोन को संचालित कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और ड्रोन का जो पेलोड होगा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही होगा, मतलब उसमें कितना वजन जा सकता है और कितनी दूरी तक वो जाएगा, इसकी सारी की सारी जो मानक होंगे, मतलब उसकी मेजरमेंट होगी, वो जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसके द्वारा गाइड की जाएंगी, याद रखिए। और किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति के अलावा ड्रोन से किसी भी वस्तु को लैंड किए बिना डिलीवरी की अनुमति नहीं होगी। मतलब अब जैसे ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन उड़ रहा है, ऊपर से आपकी सामान आपके हाथ में दे देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लैंड करे, आपकी छत पे लैंड करे, आपके दरवाजे पे उतरे, तो उतरने की तभी अनुमति होगी जब बहुत ज़्यादा आपातकालीन होगी, जैसे व्यक्ति बहुत बीमार है या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, तभी आपके इस आपातकालीन स्थिति में ड्रोन क्या होगा, नीचे लैंड करेगा। ठीक है, ड्रोन से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक वस्तुएं इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारे जो मसौदा नियम के कानून यहाँ पे बनाए गए हैं, आप इन्हें एक बार नोट कर लें या याद कर लें। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। ड्रोन क्या होता है, एक प्रकार का फ्लाइंग रोबोट होता है, ठीक है, जिसे मनुष्य क्या करता है, अपने रिमोट के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू कंट्रोल करता है। और इसकी खोज मनुष्य ने अपने दैनिक संपन्नों के कार्यों के लिए की थी, लेकिन अब इसकी जो जानकारी है खुफिया हो गई है। ड्रोन को यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूएवी। यूएवी कैसे, मैंने भी ये नाम बताया था आपको, देखिए यहाँ पे यूएवी, यहाँ पे आपका है, स्टार्टिंग में था, हाँ, तो यूएवी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो यहाँ पे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो था उसी को कहते हैं हम यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है यूएवी की फुल फॉर्म होती है यूएएस, मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। दोनों एक ही हैं, आपको दोनों का नाम ही मानव रहित, ये मानव रहित विमान हो जाता है, और यूएवी आपका पहुंच जाता है ड्रोन में। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर आपके क्या बन जाएंगे, जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, तो पहले का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, नागर विमानन मंत्रालय। फिर नागर विमानन मंत्रालय ने कब तक मसौदा मानव रहित, तो आप याद रखना है जून 2020 तक आपके सारे मंत्रालय जो इसके नियम होंगे, मसौदे के नियम, वो लागू कर दिए जाएंगे, याद रखिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा है। आपको आंसर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए 160, बी 144, सी 140, डी 168। आपके जो भी आंसर आप हमें कमेंट में करें। सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश रहा है, क्योंकि फर्स्ट और आपके भारत की पोजीशन ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है, और यही दो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा वन लाइनर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखिए, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो है ये क्या शो करता है। तो पहले तो यही समझ लीजिए, इसको सूचित यानी कि इसको निकालता कौन है, तो येल विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है, येल। तो हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाने वाली पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, और याद रखना है येल जो विश्वविद्यालय है इसमें बहुत छुपा हुआ पॉइंट है, वो है द्विवार्षिक। ये 2 सालों में एक बार निकालता है, ठीक है, हर साल इसकी रैंकिंग नहीं आती है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की, इसकी रैंकिंग 2 सालों में एक बार आती है। जैसे 17-18 की एक बार आएगी, फिर
19-20 की एक बार आएगी। तो यहीं पे बात की जा रही है। रूप से जारी की जाने वाली पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पे, कितनी खराब पोजीशन पे है देखिए। 180 देशों में 168वें स्थान पर है, बहुत नीचे। सिर्फ 12 पोजीशंस पे अभी हम अटके हुए हैं, जैसे बिल्कुल वर्स्ट पोजीशन पे जा सकते हैं, सबसे लास्ट पोजीशन पे। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक येल विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। तो इसको दोनों कौन कौन, सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, दूसरा है कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये दोनों कॉम्बिनेशन डेटा जारी करते हैं। उस डेटा के बेसिस पे ये आपकी इंडेक्सेस तैयार की जाती है। अब ये EPI जो होती है, इन्वायरमेंटल आपकी प्रोटेक्शन इंडेक्स, तो इसमें क्या है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी फोरम या सी से पूछा जा सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे वर्क करती है। तो इसके पीछे वर्क कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, विश्व आर्थिक मंच, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन कर प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। मतलब उनके जो आंकड़े होते हैं वो ये, पहला सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये दोनों कलेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे विश्व आर्थिक मंच को देते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट होता है और डेटा कलेक्ट होने के बाद इस ये जो इंडेक्सेस है इसको जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास EPI की श्रेणी तथा प्रतिशत हिस्सा है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स लिए जाते हैं जिससे किसी भी देश की यानी किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है कि उसका कौन सा नंबर होगा। जैसे EPI श्रेणी में जैव विविधता तथा आवास को देखा जाता है 15% के हिसाब से, पारिस्थितिकी सेवाएं देखी जाती हैं 6% के हिसाब से, वायु गुणवत्ता देखी जाती है 20% के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए आपकी देखी जाती है जलवायु परिवर्तन, वहाँ पे कितना है। अगर जलवायु परिवर्तन वहाँ पे अच्छा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये जलवायु परिवर्तन 24%। फिर उसके बाद स्वच्छता एवं पेयजल, कितना पेयजल प्रोवाइड है 16% के आधार पे आपका देखा जाता है, और वायु गुणवत्ता आपकी 20% के आधार पे। तो जो बड़े बड़े की फैक्टर हैं आपके जैसे 15%, 20%, 16%, 24%, ये चार आपको याद रखना है। जैव विविधता 15, पारिस्थितिकी सेवाएं 6%, वायु गुणवत्ता 20%, स्वच्छता एवं पेयजल 16%, जलवायु परिवर्तन 24%। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रैंकिंग देख लेते हैं, देशों की रैंकिंग यहाँ पे दे रखी है। तो भारत का प्रदर्शन आपको याद रखना है, 2018 में भारत जो है 177वें स्थान पे था। देखिए कितना पीछे था 2017 में। 2017-18 की जब कॉम्बिनेशन रैंकिंग निकलती है, 2 सालों के निकलते अभी मैंने बताया था, तो 2 सालों के अकॉर्डिंग ये 177वें स्थान पे था। कितने स्कोर के साथ, 30.57 स्कोर में। जो स्कोर जो होता है वो 100 में से होता है, और जो रैंकिंग होती है वो 180 देशों में ऐसे होती है। ठीक है, अब भारत का जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो गया है, और इसके साथ ही अब जो रैंकिंग हो गई है वो हो गई है 168। आपको याद रखना है स्कोर कितना हो गया है 27.6, और रैंकिंग हो गई है 168। ठीक है, और भारत के केवल 11 देश कौन कौन से, भारत केवल 11 देशों कौन कौन से, बिरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार, लाइबेरिया से बेहतर है। बाकी इनसे बेहतर है, बाकी सबसे पीछे है, ऐसे समझ लीजिए। केवल ये जो देश हैं आपके यहाँ पे 11 देश के नाम दे रखे हैं, इन सभी से कुछ हद तक बेहतर है, बाकी हर देश से पीछे। पाकिस्तान से तक यहाँ तक कि बहुत पीछे है, पाकिस्तान से। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश EPI रैंकिंग में भारत से आगे हैं, आपको याद रखना है। देखिए सबसे 1 नंबर पे कौन सा है, डेनमार्क, जो अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। फिर है लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पे है। अमेरिका की पोजीशन 42 नंबर पे, चीन की पोजीशन 120 नंबर पे, और लाइबेरिया जो सबसे बेकार कंट्री है वो है आपकी 180 नंबर पे। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जो थर्ड पॉइंट हमारा है नगर वन योजना। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है नगर वन योजना की शुरुआत किस वर्ष में पुणे में की गई। मैंने यहाँ पे आपका आंसर कुछ दे रखा है, कुछ आपसे पूछा है। वो क्या, अगर पूछा जा सकता है कहाँ की गई तो आपका आंसर होगा पुणे में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से शुरू हुई, गोवा, पुणे, महाराष्ट्र, केरल, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आंसर तो एक छोटा सा आंसर यही मिल गया आपको, वो क्या है कि पुणे में की गई है। और दूसरा क्वेश्चन अब इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि
नगर वन योजना की शुरुआत कहाँ किस वर्ष की गई, 2018 में, 2019 में, 2015 में, 2017 में? जो भी आपके आंसर हो वो हमें कमेंट में कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में भारत के कुल वन आवरण में वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, मतलब आपके 2015 से लेकर 2019 तक कि कितना परसेंट जो वन है वो उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, ये आपको 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग बताना है। 2%, 1.5%, 2% या 2.5%। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आप हमें कमेंट में अपना आंसर करें और वरना फिर हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या है पॉइंट, नगर वन योजना। अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया, आपको पता है 5 जून को, और इस अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना की कार्यान्वयन की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, कितने, 200 शहरी वन विकसित करने के लिए, आपको याद रखना। और इस साल 19 महामारी चल रही है, तो इसी चलते इस नगर वन जलवायु मंत्रालय है उसने विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया। कैसे किया है? वर्चुअल रूप से, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और यह योजना नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर आधारित थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भुगतान जो राशि होती है, ठीक है, इसकी व्यवस्था क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग की गई है। किस अधिनियम के तहत की गई, आपको याद रखना है, व्यवस्था क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, इंग्लिश में बोलेंगे कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, CAMPA, यहाँ पे आपका दे रखा है CAMPA, ये देखिए आपका है CAMPA, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी CAMPA, तो इसे बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत 2015 में पुणे में की गई थी। तो आपका यहीं से क्वेश्चन हमने पूछा है कि इस नगर वन योजना की शुरुआत जो है किस ईयर में की गई थी, तो आपको याद रखना है 2015 में। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पुणे वासियों की पहल के द्वारा वन विभाग स्थानीय निकाय के साथ मिलकर 16.8 हेक्टेयर में फैले वारजे शहरी वन क्षेत्र बंजर पहाड़ी क्षेत्र को हरे भरे जंगलों में बदल दिया। आपको ये बात रखना है, कितने हेक्टेयर में वन उगे हैं, लगभग 16.8 हेक्टेयर में। ठीक है, आपको बस याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट और सबसे नीचे का पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है, जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में बताया गया कि भारत में कुल वन आवरण में 2015 से 2019 के बीच 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 1.5% की वृद्धि। वहीं दूसरी तरफ सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के 5वें संस्करण में बताया कि देश के कुल 629 जिलों में, ठीक है, कुल 629 जिलों में 34% जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 5वें संस्करण था, आपको याद रखना है। कौन से संस्करण में बताया गया? 5वें संस्करण में बताया गया कि देश का कुल 629 जिलों के 34% जंगलों के क्षेत्रफल में कमी आई है। दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वन लाइनर क्वेश्चंस में आपका पहला है, ऑनलाइन नमीशा 2020 की अवधि क्या होगी, मतलब कब से कब तक ये होगी? 1 से 3 जुलाई 2020, 1 जून से थर्ड आपका है 1 जून से 3 जुलाई 2020, सेकंड आपका है 5 जून से 8 जुलाई 2020, और डी है लास्ट आपका ऑप्शन है 3 जून से 8 जुलाई 2020। आपके ऑप्शन हैं, आप हमें कमेंट में अपना आंसर बताएं। चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स। इसके पॉइंट्स में क्या है, ऑनलाइन नमीशा 2020। तो हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नमीशा 2020 का आयोजन करने की घोषणा कर दिया। ठीक है, आपको याद रखना है किस मंत्रालय ने, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने, किसने? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने। और कब तक? 8 जून से 3 जुलाई तक, 8 जून से 3 जुलाई तक 2020 तक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम ऑनलाइन नमीशा 2020 का आयोजन हो रहा है। और लगभग महीने भर चलने वाला यह आयोजन ऑनलाइन कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित NGMA की एक पहल है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने और उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आपको ये भी पॉइंट समझना है, ठीक है।
और इस कार्यक्रम में 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं के निम्न कार्य क्या होंगे? चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग और इंतजार, द मैजिक ऑफ आर्ट। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने और आपको रटने हैं। आप इनके नोट्स बना लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सअप लिंक पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से पहले व्हाट्सअप लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा G20 देशों द्वारा $21 बिलियन का फंड। इसमें क्या बोला जा रहा है? आपके क्वेश्चन है, G20 समूह के सदस्यों ने कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने की प्रतिबद्धता की है? तो आपके ऑप्शंस में आप आंसर समझ ही गए होंगे कितने डॉलर की बात की गई है। तो यहाँ पे $21 की बात की गई है। और आपको आंसर पीछे का एक आंसर था आपका, ये छूट गया था। तो इसमें आपके ऑप्शन में पूछा गया है कब से कब तक पूछा गया था ऑनलाइन हमेशा। तो ये आपका हो जाएगा 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ये देख रहे थे ऑनलाइन G20, ये तो समझ में आ गया। फिर है G20 देशों द्वारा $21 बिलियन का फंड क्या है? तो हाल ही में G20 समूह के सदस्य जो कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए $21 बिलियन से अधिक फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, आपको याद रखना है। और G20 समूह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे विभिन्न प्रयासों को समन्वय भी किया है। आपको बस इसमें यही याद रखना है कि G20 समूह ने कितने बिलियन डॉलर का फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है। आपको याद रखना है बस $21 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ये क्या है? पेट्रोकत एग्रीकट चेक पोस्ट, ये पूछा जा रहा है। तो ये पहले आप जान लीजिए, क्वेश्चन यही है आपका है किस सीमा पर स्थित है। आपका ऑप्शन है बांग्लादेश भारत, श्रीलंका भारत, भूटान भारत, चीन भारत। और दूसरा क्वेश्चन है इस स्थलीय पोर्ट के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग कितने % द्विपक्षीय व्यापार होता है। ऑप्शंस के आंसर तो यहीं पे मिल गए होंगे। आपके पहला क्वेश्चन क्या है, किस सीमा पर है? तो आपको याद रखना है ये आपका कहाँ पे, भारत बांग्लादेश। कहाँ पे आपका आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भारत बांग्लादेश के मध्य लगभग कितने % का द्विपक्षीय व्यापार होता है। तो याद रखना आपका 60%। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए हम आंसर देख लेते हैं और आंसर का कुछ डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन, पेट्रोपोल एग्रीकट चेक पोस्ट है क्या? पश्चिम बंगाल 1 महीने से अधिक समय के बाद रविवार को उत्तर 24 परगना जिलों में स्थित पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट, यहाँ पे देख लीजिए आप कहाँ पे है ये चेक पोस्ट। यह है पश्चिम बंगाल, यह है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में यहाँ पे देखिए ये है पेट्रोकत चेक पोस्ट, ठीक है, बिल्कुल लगे में, बांग्लादेश के बिल्कुल पास में ही है। और बॉर्डर समझ लीजिए इसको। ये भारत एवं बांग्लादेश के मध्य पेट्रोकल जो बेनोपोल सीमा चौकी पर भारत की ओर स्थित एक चेक पोस्ट है। और यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिलों में बोंगांव के निकट बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित है। तो ये आपकी स्थिति आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। और ये आपको दूसरा क्वेश्चन था कितने % की द्विपक्षीय व्यापार होता है यहाँ से? लगभग 60% द्विपक्षीय व्यापार यहीं से होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है और इसके नोट्स बना लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें है आपका सुंदरवन में सौर माइक्रो ग्रिड। ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसे इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन इससे कई सारे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, सुंदरवन में स्थापित और माइक्रो ग्रिड यहाँ के कई स्थानों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सौर माइक्रो ग्रिड छोटे और स्थानीय ग्रिड होते हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके 10 से 100 माइक्रो वाट की क्षमता की बिजली आपूर्ति करते हैं। सौर माइक्रो ग्रिड क्या होता है, जैसे आपकी सोलर प्लेट होती हैं उसी तरह से सौर माइक्रो ग्रिड्स होते हैं जो लगे होते हैं और ये आपूर्ति करने के लिए बिजली बनाते हैं। बस आपको ये याद रखना है। अब यहाँ के क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, वो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। हालांकि ये आपका है सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान लगभग 2 मिलियन बोल सकते हैं, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख ऑफ ग्रिड कलेक्शन है। कितने कनेक्शन है इसमें 2019 के दशक से? 2 लाख, ठीक है। अब पूछा जा सकता है मतलब जो आपका सतलेजिया द्वीप में कितने माइक्रोग्रिड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देखिए 6 माइक्रोग्रिड। कितने माइक्रोग्रिड का? 6 माइक्रोग्रिड। और जिनमें से प्रत्येक माइक्रोग्रिड कितनी ऊर्जा देता है? लगभग 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी देता है? 10 किलोवाट। तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक बहुत करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपको चैनल ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
पहले सब्सक्राइब कर दें, नीचे आ रहा हो सब्सक्राइब बटन, उसके सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल आएगा, उस पर भी ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।